हेलो एवरीवन। सो ये इन्वायरमेंट का अगला पार्ट है, इवन फॉर द करंट अपडेट्स। इसे आप करंट से बोल रहे हैं, स्टैटिक से जुड़ा हुआ करंट्स बोल रहे हैं, ठीक है। हर किसी चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होगा और ये आप हमेशा याद रखेंगे जिन चीज़ों को मैं यहाँ पर आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। ये पूरी सीरीज़ जो है वो 2023-2024 के एग्ज़ाम्स के लिए है। सो दोस ऑल द एस्पिरेंट्स आर गोइंग फॉर दिस एग्जामिनेशंस। इसे लगातार फॉलो करते रहें। ये सारे वीडियोस मैं उन सारे बच्चों को देता हूँ जिनको मैं स्टैटिक की रिकॉर्डिंग्स भी दिया है मैंने, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो स्टैटिक के साथ जुड़ती हैं और फिर आपके करंट अफेयर्स अपडेट्स भी पूरे हो जाते हैं। दिस वीडियोस आई ऑल्सो अपलोडेड ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स, जिससे बाकी बच्चे भी हैं वो भी इन चीज़ों को सुन लें। और पीडीएफ के लिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि आप टेलीग्राम से जाके ले लें। इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम लोग पोल्यूशन से जुड़ी बातें करने वाले हैं। पोल्यूटोन में बहुत सारे एक्ट्स हैं, इवन पीछे के डिस्कशंस में भी हमने कुछ एक्ट्स वगैरह के बारे में बात किया हुआ है, बट स्टिल वो टॉपिक्स फिर आपके पोल्यूशन से जुड़े होंगे, तो वो फिर भी यहाँ पर कम से कम 10% से 20% ऐसा कंटेंट है आज जो कि पीछे की चीज़ों से रिपीटेड है। ओके, तो आपको फ़ायदा ही होगा, बट हाँ उनके साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर नई चीज़ें हैं, जहाँ पर एड ऑन भी हुई हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्ररी है और अब मुझे पूर्वांचल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं। ये वो टेलीग्राम चैनल है जो मैं आपको शुरुआत में बता देता हूँ वीडियो की शुरुआत में, जहाँ पर आपको जाना है और सीधे आपको पीडीएफ ले लेना और अपना समय बचाना है। ओके, साथ ही साथ फेसबुक पे भी मैं आपको मिल जाऊँगा, पार्ट ऑफ इंस्टाग्राम। इसके अलावा डॉक्टर रविगिरी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर ऑलरेडी आप इन वीडियोज़ को अपलोड किया गया है, जिनको आप लगातार दूसरे दोस्तों को दूसरे ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं, करते रहिएगा। ओके, जिससे और लोगों तक मैं काफ़ी आसानी से पहुंच सकूं। इसके अलावा अगर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी सुनना चाहते हैं, मेरी साइंस एंड टेक एनवायरमेंट की क्लासेस, जहां पर आप लिटरली विषय को एक बार सीखना चाहते हैं, जिन जिन भी स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को अभी तक साइंस एंड टेक एनवायरमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, स्टिल दे आर सफरिंग अ लॉट और काफ़ी फ्लक्चुएशन है अभी भी। ओके, और इस एग्ज़ाम में सबसे पहले एंटर होने के पहले आपके पास कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो उस विषय को अगर सीखना चाहते हैं आप, पढ़ने के लिए तो यूट्यूब से बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर सीखना चाहते हैं तो आप पूर्वांचल इस एप्लीकेशन पर जाकर इन क्लासेस को सुन सकते हैं। दीज क्लासेस आर अवेलेबल। सो मैं तो कहूँगा आप इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर ही लें, आप सबके लिए बेहतर होगा। सो बात करते हैं इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम लोग पोल्यूशन से जुड़े हुए सारी बातों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, आज का जो पहला टॉपिक जो पोल्यूशन से जुड़ा हुआ है वो है न्यू टारगेट्स फॉर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, यानी एनसीएपी के जो नए कार्यक्रम हैं, जो नए टारगेट्स हैं, वो क्या हैं। देखो, ऐसा है, पहले जो एयर पोल्यूशन को लेकर जो टारगेट ईयर था, ओके, उसमें थोड़ा बदलाव किया गया। जो नए अपडेट्स उसमें क्या किया गया, जो एयर पोल्यूशन के कोई टारगेट ईयर्स थे जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उस टारगेट ईयर को थोड़ा बदलाव किया गया है, थोड़ा सा उससे एक्सटेंड किया गया है, और जो एमिशंस ऑफ एयर पोल्यूटिंग गैसेस थे उनके वैल्यू को और बढ़ा दिया गया है, यानी और बड़े स्तर पर उनको हम कम करेंगे आगे टारगेट ईयर बढ़ाकर। क्या चीज़ें हैं देखिएगा, यहाँ पर एक नया टारगेट सेट करता है, सेंटर द्वारा किया जाता है, और ये सब कुछ जो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत होता है। ओके, पहले यही चीज़ जो थी वो 2024 के लिए लक्ष्य था कि 20 से 30% हमें क्या करना है, जो पार्टिकुलेट मैटर के कॉन्सेंट्रेशन होते हैं पीएम, वही 2.5 पीएम 2.5 और पीएम 10, जिसे हम पार्टिकुलेट मैटर्स कहते हैं, जो हवा वगैरह में आपको मिल जाते हैं पार्टिकल्स, उनका रिडक्शन जो था वो 20 से 30% बोला गया था। लेकिन अभी जो नए अपडेट्स किए गए हैं उसमें बोला गया भाई 2024 तक नहीं, 2026 तक हमें रिडक्शन करना है, और 40% रिडक्शन हमें करने हैं पार्टिकुलेट मैटर्स के, जो एक नया टारगेट आया है। अगर हम एनसीएपी की बात करें, यानी यहाँ पर टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है। अगर हम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की बात करें तो इस प्रोग्राम को 2019 में लॉन्च किया गया था, और इसका पूरा यही कोशिश थी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीका लाना होगा, एक सम्मिलित तरीका लाना होगा, कोशिश करनी होगी एयर पोल्यूशन को मिटिगेट करने की। मिटिगेट का मतलब होता है उसे कम करने की। सो और कैसे कम किया जाए, क्या क्या किया जाएगा, इसमें हमें बहुत सारे प्रिवेंशन मेजरमेंट लेने होंगे, बहुत सारे कंट्रोल करने होंगे, और एयर पोल्यूशन का एप्टमेंट करना होगा। ये सारी चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम एयर पोल्यूशंस को काफ़ी हद तक कम कर सकेंगे। 2019 में एनसीएपी को लाया गया था, और यही नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो 2019 में लाया गया, समय के साथ इसमें जो बदलाव हुआ है उसके नए अपडेशंस मैंने आपको दे दिए हैं। जिस पार्टिकुलेट मैटर की मैं बात कर रहा था, मैंने अभी आपको बोला था, वो पीएम 2.5 और पीएम 10 की बात थी। पता है, यहाँ पर जो बेस ईयर डिसाइड किया गया था वो 2007 को डिसाइड किया गया था, यानी 2007 के बेस ईयर का 20 to 30% कम करना था 2024 तक, और उसमें अपडेट किया आ रहा है कि 2017 बेस ईयर का कम करना है 40% 2026 तक। तो ये चीज़ें हैं, कुछ अपडेट्स हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा।
परफॉर्मेंस क्या रहा है एनसीएपी का, यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का क्या परफॉर्मेंस रहा है, यहाँ आपको लिए चलते हैं। परफॉर्मेंस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सक्सेस हुई हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि फेल हुई हैं। तो सक्सेस क्या हुई है, सक्सेस होने पर अगर देखा जाए तो पीएम जो 10 का कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो लिटरली आपको बताऊं तो 2021-22 के बेस ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 17 तक जो भी एज़ कम्पेयर टू 2017 के हिसाब से देखा जाए तो 2021-22 में उसका स्तर काफ़ी हद तक कम हुआ है। अच्छा रिपोर्ट है। अगर पीएम 10 की वैल्यू अगर 2017 से कंपेयर किया जाए 21-22 तक आते आते और यहाँ पर 95 सिटीज़ में अगर उसकी मात्रा को कम की देखी गई है, इसका मतलब एक बेहतरीन रिजल्ट है जो पीएम 10 की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर पीएम 10 के कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, अगर हम पीएम 10 के कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो यही कॉन्सेंट्रेशन 2017 में 241 म्यूजी पर मिलीमीटर क्यूब के आसपास था, जो घट कर 196 आ गया है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे भी आपको एक अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। तो ये वो अचीवमेंट्स हैं, यानी पीएम 10 को लेकर बड़े अच्छे गुड न्यूज़ आ रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दिल्ली जो है अगर पिछले 4 सालों में लगातार दुनिया में हाईली पोल्यूटेड सिटी के नाम से जानी जाती है। चलिए, ये है दिल्ली का कैरेक्टर। दिल्ली का कैरेक्टर तो ये मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि दिल्ली का कैरेक्टर वहाँ के लोगों पर डिपेंड करता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि 35 इंडियन सिटीज़ ऐसे हैं जो कि टॉप 50 में आते हैं दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में। वाओ, यानी दुनिया के 50 अगर दुनिया के पोल्यूटेड सिटीज़ के नाम निकालें उसमें भारत के 35 सिटीज़ आते हैं। कितनी महान बात है। तीसरी जगह अगर हम बात करें 2021 में तो नो सिटीज़ इन इंडिया मेट द WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। PM 2.5 के हिसाब से इंडिया की कंडीशन बहुत गंदी है। बहुत गंदी इसलिए है क्योंकि आपको बताऊं तो 2021 के हिसाब से अगर देखा जाए 2021 में जो रिपोर्ट आई थी, हम WHO की एयर क्वालिटी जो इंडेक्स, जो उनका रिपोर्ट, जो उनका पैरामीटर बनाया गया, उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नॉट इवन एक सिटी में भी WHO के पैरामीटर को फॉलो किया जा रहा है। असल में होता क्या है, एयर पोल्यूशन के कुछ नॉर्म्स है, किस स्तर पर क्या क्या कम करना है, WHO ने अपना दिया है, भारत का नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स अपना दिया है, जिन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको पीछे स्टैटिक में भी बताया है। आगे लिए चलते हैं। अब इसके लिए करना क्या होगा, तो ठीक है ना, इसके लिए शहर स्तर पर हमें एक एक्शन प्लान बनाना होगा। क्या करना होगा, वहाँ पर हमेशा हमें उस जगह के एयर क्वालिटी को चेक करना होगा। वहाँ पे जो व्हीकल्स वगैरह है ना, उनकी संख्या को कम करना होगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स की तरफ जाने होंगे। इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जो एमिशंस होते हैं उनको कम करना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है लोगों को जागरूक करना। लोगों को बताना होगा पर्यावरण आपसे ही बनता है और पर्यावरण आपके लिए ही बनता है। अगर ये चीज़ें लोगों को समझ आ जाती हैं तो लोग पर्यावरण को काफ़ी बेहतरीन तरीके से संरक्षित करने का प्रयास करने लगेंगे। यहीं पर कुछ और चीज़ें आती हैं। 132 सिटीज़ के लिए कुछ इम्प्लीमेंटेड है। ओके, क्या है, देखो असल में क्या है आपको बताऊं तो 123 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं जो भारत में आइडेंटिफाई किए गए हैं। पीछे के डिस्कशन में मैंने आपको बताया है नॉन अटेनमेंट सिटीज़ वही होते हैं जो पैरामीटर होता है, जो हमारा पैरामीटर है जो बनाया गया उस पैरामीटर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से वहाँ पर एयर पोल्यूशन का लेवल जो है वो उस पैरामीटर के ऊपर बढ़ा हुआ है, उसको कहते हैं नॉन अटेनमेंट सिटीज़। वहाँ पे चीज़ें जो है वो सही तरीके से नहीं चल रही हैं और पोल्यूशन का लेवल जो एक नॉर्म बनाया गया है, एक पैरामीटर, उसके ऊपर जा रहा है। उनको हम नॉन अटेनमेंट सिटी के नाम से जानते हैं। और नॉन अटेनमेंट सिटीज़ को आइडेंटिफाई किसने किया है, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई किया है एनसीएपी ने। ये एनसीएपी आधारित ही है, वही जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं पूरी तरह से नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत कुल 123 नॉन अटेनमेंट जो सिटीज़ हैं इन पर डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम कोशिश क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यह है कि जो नेशनल एम्बिएंट क्वालिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड बनाया गया है, ठीक है, इन एरियाज़ में ये पूरा एनसीएपी एक्चुअल में जो बेस्ड होकर कार्यक्रम जो कार्य कर रहा है वो एक्चुअली नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड पर ही आधारित होकर काम कर रहा है। 8 मिलियन प्लस सिटीज़ यानी जहाँ की जनसंख्या 8 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है, 8 मिलियन प्लस सिटीज़ आइडेंटिफाइड बाय द 15 फाइनेंस कमीशन। ओके, जहाँ पर ये बोला गया कि यहाँ पर एयर क्वालिटी को उसके परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एनसीएपी के अंदर लाई गई हैं और बताई गई हैं। आपको बताऊँ एक पोर्टल है जिसका नाम है प्रना एक पोर्टल है। एक्चुअल में इसका काम करना है कि जो एनसीएपी है ना, जो एनसीएपी के जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं उनको मॉनिटर करना। ओके, एनसीएपी के जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो एनसीएपी ने जो नेशनल क्लीन एयर पोल्यूशन, ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो लाया गया है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लाई गई हैं, वो किस हिसाब से चल रही हैं, उसके लिए इस पोर्टल के थ्रू आपको जानकारी मिल जाएगी। ये पोर्टल जिसका नाम है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ
पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। ठीक है, नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और आगे लिए चलते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। देखो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का जो काम है ये MNRE द्वारा लाया गया है। ओके, ये MOEF&CC द्वारा लाया गया है। MOEF&CC आपको पीछे से बताता आ रहा हूँ, भारत की लीडिंग मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट को लेकर, तो MOEF&CC को लेकर आया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें तो ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण लेकर आया है जो NCAP के अंदर है, भाई नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत। 131 सिटीज़ को यहाँ पर रैंक किया जाएगा। ठीक है, रैंक बनाया जाएगा, और यहाँ पर जो रैंक बनाया जाएगा वो उस आधार पे देखा जाएगा, है ना, इनको रैंक किया गया है, वहाँ पर सिटी एक्शन प्लान चलाया जाएगा, और वो पूरा नेशनल कमीशन और एयर प्रोग्राम के अंदर होगा, एयर पोल्यूशन प्रोग्राम के अंदर होगा, जहाँ पर हम 2025-26 तक 40% तक एयर पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करेंगे। इन पूरे के पूरे सिटीज़ को हमने 3 ग्रुप में बांटा है। एक वो सिटीज़ जहाँ का पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होगा, दूसरी कैटेगरी जहाँ पे 3 से 10 लाख होगा, और चौथा जहाँ का पॉपुलेशन 3 लाख से कम होगा। ठीक है, अब सर्वेक्षण सिटीज़ जो होंगे उनको क्या क्या ज़रूरी है, किस आधार पर इन सिटीज़ के सर्वेक्षण किए जाएंगे। तो पहला ये होगा कि वहाँ के एक एनुअल सेल्फ असेसमेंट होगा। एनुअल सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है कि एक तो वो उस जगह के सिटीज़ के जो पैरामीटर्स होंगे खुद वहाँ के लोगों से चेक किया जाएगा। ठीक है, एजेंसीज होंगी जो चेक करेंगे, और अब पार्ट ऑफ दिस इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा वहाँ पर जो थर्ड पार्टी वगैरह होगी उसकी भी डिसीजंस लिए जाएंगे, उनके रिपोर्ट्स भी सबमिट कराए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर पूरा का पूरा जो एनुअल सेल्फ असेसमेंट होगा वो सब पुराना करके जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके थ्रू अपडेट दिया जाएगा। दूसरी चीज़, रिपोर्ट के जो इम्प्लीमेंटेशंस होंगे, उनकी एक्टिविटीज़ और जो मेजर्स किए जाएंगे, ठीक है, उनमें बहुत सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, यानी एयर पोल्यूशन से जुड़ी और बाकी चीज़ें जो उनके साथ सपोर्टिंग है, जिससे इस तरह की दिक्कतें होती हैं, उन सबको भी चेक किया जाएगा। सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है, भाई ये सॉलिड वेस्ट को अगर आप सीधा ले जाकर जला दीजिए तो देखिए एयर पोल्यूशन होता है कि नहीं होता। अब उसका बात होगी कि भाई उसका मैनेजमेंट कर लिया जाए, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट कर लिया तो एयर पोल्यूशन ऑलरेडी नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। रोड डस्ट मैनेजमेंट करना, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शंस वगैरह हो रहे हैं, बिल्डिंग वगैरह जो बने, आपको पता है दिल्ली वगैरह में जब पोल्यूशन का लेवल विंटर में काफ़ी बढ़ जाता है तो यहाँ पर जो केजरीवाल गवर्नमेंट है ना, वो क्या करती है, वो जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसको हॉल्ट कर देती है। अभी आपको दिखाऊंगा मैं, कई फेजेस में, कई स्टेजेस में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश होती है। फेज़ 1 होता है, स्टेज 1 होता है, फेज़ 2 होता है, स्टेज 2 होता है, फेज़ 3 होता है, स्टेज 3 होता है। ये सारी चीज़ें अभी आपको धीरे धीरे इस डिस्कशंस में आपको मैं दिखाऊंगा। ओके, इसके अलावा व्हीकल एमिशंस वगैरह को भी कंट्रोल करना है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस को भी कंट्रोल करना है। ये सारी एक्टिविटीज़ इनको मेज़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी तरफ आपको बताऊं कि सेल्फ असेसमेंट तो करेंगे, और साथ साथ यहाँ पर थर्ड पार्टी असेसमेंट भी होगा, और इन बेसिस पर जो 3 बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज़ होंगे उनको कुछ कैश अवार्ड भी दिए जाएंगे। जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण होता है भारत में, इंदौर सिटी बार बार स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर आती है, तो वो वहाँ इसलिए आती है क्योंकि सिर्फ सरकार ही वहाँ काम नहीं करती। मैं तो इंदौर होकर आया हूँ दोस्त, आपको बताऊँ इंदौर के लोग भी इतने अच्छे हैं कि वो सफाई को महत्व देते हैं। यहाँ तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो नहाते भी नहीं हैं 3 दिन से, सफाई तो छोड़िए, अपने शरीर की सफाई नहीं कर रहे हैं, बाहर के वातावरण, ज़मीन, इधर उधर कूड़े कचरे की क्या सफाई करेंगे। ये चीज़ें मैंने बहुत डिसिप्लिन तरीके से इंदौर में देखा। तो कोई भी चीज़ सरकार के करने से नहीं होती, वो डेडिकेशन और फायर आपके अंदर भी चाहिए। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM पर बात करते हैं। बात करते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है। ये पोल्यूशन से जुड़ा हुआ टॉपिक। देखो CAQM जो है, जिसको कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं, ये वहाँ दिल्ली में कोल को बंद करता है कि भाई अब ठीक है, 2023 से, जनवरी 2023 से दिल्ली में अब कोयला नहीं जलेगा, सीधी बात। ओके, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के अगर बगल नियर बाई सिटीज़ में भी कोयले को उपयोग में नहीं लाया जाएगा, यानी कोयले के विकल्प की तरफ जाना है। अब कोयले का इस्तेमाल हम नहीं करने वाले हैं। CAQM क्या है, CAQM क्या कहता है, जरा देखिएगा। CAQM क्या कहता है कि जो कोल या कोल से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ हैं उनको पूरी तरह से बैन किया जा रहा है। ठीक है, जहाँ भी डोमेस्टिक और अदर मिसलेनियस एप्लीकेशंस हैं, ठीक है भाई, डोमेस्टिक वगैरह घरेलू कामों में जो हम कोयले वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से हो क्या रहा है, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह निकल रहे हैं, अल्टीमेटली उनका लेवल कम हो जाएगा। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उस तरह के कोयले जो थर्मल पावर प्लांट, यानी कोयले के जलने से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उनमें क्या होता है, सल्फर युक्त जो कोयला होता है उसका उपयोग कम करना है। यानी कहने का मतलब है ऐसा कोल जिसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है, उस तरह के कोल को बिल्कुल भी यूज़ में नहीं लाएंगे। और आपको मैंने स्टार्टिंग में चीज़ बताई हुई है कि भारत दुनिया में ऐसा राष्ट्र है जहाँ के कोयले में अमाउंट ऑफ सल्फर कंटेंट इज़ वेरी लेस। तो ये एक फ़ायदा है जो इंडियन कोल के बारे में है। जबकि इसके अलावा इंडियन कोल के बारे में बताऊँ, इंडियन कोल हमारे यहाँ एवरेज और बिलो एवरेज क्वालिटी का कोल होता है।
हमारे यहाँ लिग्नाइट कोल्स मिलते हैं, हमारे यहाँ बिटुमिनस मिलता है, हमारे यहाँ एंथ्रासाइट मिलता तो कितना अच्छा था। इसीलिए भारत आज भी दुनिया में टॉप 5 कोल इम्पोर्टर नेशंस की कैटेगरी में आता है। हम दुनिया में 5 ऐसे टॉप मोस्ट कोल इम्पोर्टर नेशंस में आते हैं जिनकी अपनी ज़रूरत अपने कोल से नहीं हो पाती है। ऑफकोर्स तो भारत भी उसमें है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो सल्फर युक्त कोयले हैं ना, उनको यूज़ मत करो, क्योंकि सल्फर इज़ मोर टॉक्सिक। वो सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं, एनिमल्स के नहीं, आपके लिए, सबके लिए खतरनाक होता है। यहाँ पर कुछ इम्प्लीमेंटेशंस हैं जो कोयले के यूज़ को बैन करने की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ना, आगे ऐसा है कि कोयले वाले से घरों में भट्टियाँ वगैरह जो फर्नेस होते हैं उसमें खाना बनाते क्यों बनाओगे, ठीक है ना। पीएनजी सप्लाई रहेगी आपके घरों तक। अब क्या होगा, पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूटेड नेचुरल गैस कनेक्शन भेज दिया जाएगा और आप घरों में उससे सीधे खाना बनाइए, ठीक है। अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन आगे कहा जा रहा है कि ये चीज़ें आ जाएंगी तो कहीं ना कहीं लोग जो होंगे वो कोयले वगैरह का उपयोग कम कर देंगे। CAQMs के बारे में थोड़ी कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। तो ये एक स्टैचुरी बॉडी है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। और ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो एक्चुअल में NCR और उसके अगल बगल एरियाज़ के लिए आया है। ये भी मैंने आपको बता दिया। पहली बार इसे लाया गया था एक्चुअल में 2020 में कुछ ऑर्डिनेंस के अंदर। इसका हेड होता है, एक चेयरपर्सन होता है जिसको अच्छी खासी जानकारी होती है इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में। उसका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, सुनिएगा। एक्चुअली 15 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन से जुड़े कामों में, और या फिर कुछ नहीं तो 25 साल का उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है, जैसे टीचर है, लॉयर है, डॉक्टर है, ब्यूरोक्रेट है, एवरीबडी है ना, एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर्स गाइस। ओके, फिलहाल बात में मैं आपसे क्लास में भी बोलता हूँ, कभी भी जब आप किसी टीचर या किसी डॉक्टर या किसी लॉयर, इन 3 लोगों से मिलते हैं तो ध्यान रखिएगा, एक्सपीरियंस लोगों से मिलेगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। वो आपके नब्स देख के भी बता देता है आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। चलेगा, अगर हम फंक्शन ऑफ CAQM की बात करें, CAQM के कौन कौन से फंक्शन, तो ठीक है ना। एक तो ये एयर क्वालिटी को मॉनिटर करता है, एक तो ये क्या करता है, ये एयर क्वालिटी को मॉनिटर करता है, जो कि पहला आप देख रहे हैं, ठीक है। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ये एग्जीक्यूटिंग किसी प्लान वगैरह को जो लाया जा रहा है NCR वगैरह के एरियाज में, उसको कैसे ये पूरा मैनेज करेगा उसके लिए आता है, ठीक है। उसके लिए आता है कैसे उन चीज़ों को मैनेज करेगा, ठीक है। तीसरा यहाँ पर है डिफरेंट तरह के रिसर्च और डेवलपमेंट को भी मैनेज करते हैं, तो इसके अंतर्गत डिफरेंट तरह के रिसर्च और डेवलपमेंट को भी लिया जाता है। अगला मैं आपको लिए चलता हूँ यहाँ पर GREP के बारे में। GREP के बारे में मैंने आपको पीछे भी डिस्कशन किया हुआ है। ओके, सो GREP के बारे में मैंने पीछे भी डिस्कशंस किए हुए हैं। क्या है ये चीज़ें, जरा सुनिएगा। ओके एवरीवन, नाउ कम। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है। देखो, ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान जो है ये एक्चुअल में इसको स्टेज 1 के अंतर्गत GREP को नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर एनफोर्स किया गया है। ओके, CAQM issued the order for enforcing the measures under stage 1 of GREP in national capital region। अभी आपको बताता हूँ स्टेज 1 जो है GREP का क्या है, ठीक है। जो NCR के रीजन में, NCR मतलब दिल्ली और उसके अगल बगल के टेरिटरीज एरियाज में जिसको इन्फोर्स किया गया है, वो क्या है अभी आपको समझाता हूँ। और ये चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली में जो पुअर क्वालिटी ऑफ एयर है ना, उसको मैनेज करना ज़रूरी है। GREP हमेशा याद रखेंगे एक ऐसा एक्शन प्लान है जो दिल्ली और NCR के एरियाज में ही लागू होता है। ओके, इसको हम कहते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। और आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन इज एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कमिंग ईयर एग्जामिनेशन, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। GREP में टोटल 4 डिफरेंट स्टेज के एडवर्स एयर क्वालिटीज़ हैं, और वो कौन कौन से 4 डिफरेंट स्टेज के एडवर्स क्वालिटी होते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। यहीं पर आपको बता दूँ कि रिवाइज जो CAQM है वो लाया गया है, ठीक है। रिवाइज CAQM का मतलब होता है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को जो रिवाइज किया गया उसके बारे में बात हो रही है। बायो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट जो है आजकल काफ़ी काम कर रही है किस मामले में लेकर, कोशिश तो है, फिलहाल दिल्ली ही नहीं पूरी दुनिया में हर कोई गवर्नमेंट कोशिश करती है, लेकिन दिल्ली की कंडीशन कुछ ज़्यादा खतरनाक है। दिल्ली कंडीशन इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि यहाँ पर होता क्या है, दिल्ली के अगल बगल जो आउटस्कर्ट स्टेट्स हैं, जिनमें आप हरियाणा की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं, यहाँ पर पराली जलाई जाती है। इंग्लिश में आप कहते हैं स्टबल बर्निंग, और स्टबल बर्निंग की ओपन बर्निंग की जाती है। ऐसा नहीं कि बायोमास गैसिफिकेशन या पैरालिसिस जैसे प्रोसेस करके उसको सस्टेनेबल तरीके से जलाने की कोशिश करें, नहीं, ओपन बर्निंग की जाती है। और वो मैसिव पोल्यूशन होता है जो दिल्ली में आता है जब विंड ब्लो करता है, और दिल्ली में होते हैं बच्चा बिल्डिंग ऑन मॉन्यूमेंट्स, और बिल्डिंग ऑन मॉन्यूमेंट्स होने से वो हवाएं जो होती हैं वो दिल्ली की हवा में रुकती हैं। वो हवाएं नहीं, वो पोल्यूटिंग गैसेज जो होती हैं दिल्ली की हवाओं में रुकती हैं, और फिर वो हमारे इनहेल करने से हमारी बॉडी के अंदर आती हैं। और दीपावली के बाद का कुछ ऐसा टाइम होता है जहाँ पर हवाएं बहुत धीरे धीरे चलती हैं, तो काफ़ी हद तक ये दिक्कतें देखी जाती हैं। उन एरियाज़ में असल में किया क्या गया, जो केजरीवाल गवर्नमेंट उन्होंने ये कहा है कि भाई ऐसा है,
है ना, IRI वाला जो काम है बार बार उसको प्रमोट करते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं, या कह लो जो बायो डिकम्पोजर्स हैं उनको बनाया है। उनको अप्लाई कर देने से 15 से 20 दिन के अंदर जो स्टबल वगैरह होते हैं वो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, तो जलाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको कंपोज किया जाता है। ठीक है, सीधी बात। आपको लिए चलते हैं GREP के वो स्टेजेस कौन कौन से हैं। वही GREP का स्टेज 1 जो हम आपको NCR के बारे में बात कर रहे थे, उसके अंतर्गत क्या आता है। देखो, GREP जो एक्शन प्लान है उसके अंतर्गत डिफरेंट एयर क्वालिटी बनाई गई है। एयर क्वालिटी स्टेज 1, एयर क्वालिटी स्टेज 2, एयर क्वालिटी स्टेज 3, एयर क्वालिटी स्टेज 3, और इसके एक पैरामीटर्स हैं, उसकी एक वैल्यू निकाली जाती है। उस वैल्यूज़ में अगर वैल्यूज़ 201 से 300 के बीच आती है उसको बोलते हैं स्टेज 1, यानी एयर क्वालिटी जो है वो गंदी है। अगर 301 से 400 के बीच जाते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टेज 2, वेरी पुअर। या स्टेज 3 पर जाते हैं उसको सीवियर बोलते हैं। अगर 401 से 450 के बीच वो एयर क्वालिटी वैल्यू चली जाती है और उसके ऊपर जाती है तो बहुत ही सीवियर होती है, यानी सीवियर प्लस का हम आंसर देते हैं। तो स्टेज 3 को हम सीवियर बोलते हैं और स्टेज 4 को हम सीवियर 1 बोलते हैं। पीछे के लेक्चर में भी, पीछे के डिस्कशन में भी मैंने आपको सीवियर और सीवियर 1 के बारे में थोड़ी सी बात की है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन सारे के सारे स्टेजेस के अंदर क्या आते हैं जरा देखना। देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया, जो वैल्यू जो होती है एयर क्वालिटी की जिन रेंज के बीच आती है उसके हिसाब से स्टेजेस अलग अलग बोले जाते हैं। देखो दोस्त, अलग अलग जो प्रिस्क्राइब मेजर्स हैं वो क्या क्या है। सीधा बोला गया, अगर स्टेज 1 के अंदर आता है एयर क्वालिटी, यानी 201 से 300 वैल्यू के बीच में, तो इसको हम कहते हैं कि अब इस जगह पर हम कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह हो रहा है या डिमोलेशन एक्टिविटीज़ होती है। मैंने भी आपको क्या बोला था, दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में ये होता है कि जब पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ जाता है तो कंस्ट्रक्शन वर्क को जो केजरीवाल गवर्नमेंट होती है पूरी तरह से बंद कर देती है। फिलहाल बहुत सारे काम करती है, उनमें से एक ये भी आता है। ठीक है, और यहाँ पर उन सारे एरियाज़ में जहाँ पर 500 स्क्वायर किलोमीटर वगैरह के आसपास या उससे ज़्यादा एरियाज़ का प्लॉट होता है, पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एयर पॉल्यूशन इंसिडेंट जहाँ पर हो रहा है उनको समझाने के लिए कि आप इस तरह के प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लेकर चलें। ठीक है, जो स्टेज 2 होता है, स्टेज 2 होता है जिसको हम एयर क्वालिटी का पुअर कंडीशन कहते हैं। इसमें कोशिश ये की जाती है कि अनइंटरप्टेड जो पावर सप्लाई होती है उसको ना किया जाए, क्योंकि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होने से लोग वहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंट तरह के जनरेटर और चीज़ें चलाएंगे। ठीक है ना, और उस तरह की चीज़ें और ज़्यादा पॉल्यूशन करती हैं। इन चीज़ों के बारे में ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और भी बताई जाती हैं, कुछ एसेंशियल सर्विसेज वगैरह के बारे में बताया जाता है क्या करना है। स्टेज 3 पर अगर हम लिए चलते हैं, जब सीवियर कंडीशन आता है वहाँ पर ये कहा जाता है उस एरियाज़ में जो ईंट वीट की भट्टियाँ होती हैं, कोई हॉट प्लांट्स होते हैं जहाँ पर चलाने की उनको काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है या कोयले की ज़रूरत होती है, इस तरह की हीट की ज़रूरत होती है, इससे अच्छा खासा पॉल्यूशन बनता है, उनको भी वहाँ पर कंट्रोल करने की बात होती है। और साफ साफ वहाँ पर बोला जाता है कि इस तरह की चीज़ों को अप्रूवल लेना ज़रूरी है CAQM का, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस कमीशन का। स्टेज 4 जब वो सीवियर प्लस के लेवल पर चला जाता है, यहाँ पर क्या कहा जाता है, जो 4 व्हीलर जो डीजल लाइट मोटर व्हीकल होते हैं, ठीक है ना, उनको अलाउ नहीं किया जाता है। और ये बोला जाता है NCR वगैरह के एरियाज़ में जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं, 4 पहिए वाले डीजल वाले, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। इस तरह की चीज़ें CAQM के अंतर्गत आती हैं। CAQM वही जिसको लेकर मैं अभी आपसे बात कर रहा था, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ध्यान रखिएगा। ओके, और सारी चीज़ें जो है CAQM के अंतर्गत ही क्या आ रहा है, CAQM के अंतर्गत ही GREP की बात होती है। ठीक है, GREP की बात CAQM के अंतर्गत ही आती है, ध्यान रखिएगा। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, और ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान फिर बताता हूँ किसके लिए आया है, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और NCR के लिए है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत पुरानी नहीं है, जब दिल्ली की पॉल्यूशन और ये चीज़ें काफ़ी बड़े लेवल पर देखी गई तब जाके इन चीज़ों को लाना ज़रूरी था। WHO के एयर क्वालिटी डेटाबेस को थोड़ी सी बात करते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2021 या फिर 2021 या 2022 के मेंस में भी आ चुका है। लिटिल बिट कंफ्यूज, शायद ये 2021 नहीं तो 22 के मेंस में आ चुका है। इसमें किया गया था, उन्होंने पूछा था WHO के जो नाम्स हैं एयर पॉल्यूशन के लिए और जो हमारे इंडिया का अपना NAQs है, नेशनल एम्बिएंट क्वालिटी इंडेक्स है, इनमें किस तरह के डिफरेंसेस हैं। ठीक है, फिलहाल WHO के नाम से बेटर हमारा नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिसमें जो पैरामीटर हमने बनाया है पॉल्यूटिंग गैस को कम करने का, क्या क्या वैल्यू रखा है, WHO से बेटर है वो काफ़ी हद तक, कई लेवल पर, कई स्तर पर। WHO ने अपना एयर क्वालिटी डेटाबेस 2022 में अपडेट किया है। WHO वही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में हर जगह है ना, हर जगह पर ध्यान रखता है हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर, तो एयर पोल्यूशन भी हमारे हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है। इनके अपडेट आते हैं कि इंटायर ग्लोबल पॉपुलेशन 99% जो एयर ब्रीथ कर रहा है, ठीक है, वो एक्चुअल में दैट एक्सीड द WHO एयर क्वालिटी लिमिट्स। जो WHO ने एयर क्वालिटी के पैरामीटर को बनाया है
उसके ऊपर के पोल्यूशन लेवल पर जाकर लोग उस जगह के ऑक्सीजन, उस तरह के पोल्यूशन को ब्रीथ कर रहे हैं। यानी दुनिया में कह सकते हैं कि 1% ही जनता है जो साफ हवा ले रही है। देसी भाषा में, नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं। पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जब इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम ग्राउंड मेजरमेंट में एनुअल मीन कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से नाइट्रोजन ऑक्साइड को निकाला। यानी कहनी बात है, इस बार हमने पहली बार नाइट्रोजन ऑक्साइड को भी मेजर करना प्रारंभ किया है, ठीक है, जो कि अर्बन एरियाज में मेन पॉल्यूटिंग एरियाज हैं। इसके अलावा जो पार्टिकुलेट मैटर्स और ओजोन होते हैं, उन सब के बनने में नाइट्रोजन ऑक्साइड जिम्मेदार होता है। तो अगर हम किसी एरियाज में नाइट्रोजन ऑक्साइड को अगर हम मेजर करें तो अल्टीमेटली उस एरियाज में होने वाले ट्रोपोस्फेरिक ओजोन और पार्टिकुलेट मैटर्स की जो समस्या भविष्य में बन सकती है, उसकी पूरी की पूरी जानकारी यहाँ मिल जाती है। यहाँ पर एक बात और कहा जा रहा है कि यहाँ पर हमें जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, है ना, उनको भी मेजर किया जाएगा। कहने का सीधा सीधा मतलब है जिनका डायमीटर इक्वल टू या लेस देन PM10 या 2.5 है, ठीक है, इनको भी मेजर किया जाएगा पार्टिकुलेट मैटर के फॉर्म में। तो ये कुछ नए अपडेट्स हैं जो WHO कह रहा है। पहले WHO PM2.5 PM10 वगैरह को मेजर नहीं करता था। तो कुछ चीज़ें जो नई लाई गई हैं वो आपके सामने हैं, PM2.1, PM10, इसके अलावा NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी की सारी चीज़ें भी आती हैं। WHO के 2021 के जो एयर क्वालिटी गाइडलाइंस थे, वहाँ पर यहाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं। साल में AQ एयर क्वालिटी जो गाइडलाइंस है, कितनी कितनी वैल्यू चाहिए PM2.5 का, एनुअल कितना चाहिए, 24 घंटे का कितना चाहिए, उसकी एक पैरामीटर्स दिए गए, इसको देख लीजिएगा। पर आपके पेपर में जाके कभी इन फैक्चुअल डेटा पे चीज़ें नहीं आएंगी। आप सिर्फ इन पर ध्यान रखिएगा कौन कौन से पोल्यूटेंट्स को मेजर किए गए हैं, 2.5, 10, ओजोन, NO2, SO2 और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और किनको नया एड ऑन करके चीज़ों को मेजर करने की बात की गई है। तो 3 चीज़ें आप और ज़्यादा क्लियर रखिएगा। तो यही क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में कभी भी जाकर, ठीक है, इन वैल्यूज़ को नहीं पूछेगा। एक बात और बता दूं, जितने भी मेजरमेंट होते हैं सारे के सारे हम 24 घंटे के हिसाब से करते हैं, पर ओजोन जो होता है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन ज़्यादा खतरनाक होता है, उसको 8-8 घंटे के इंटरवल पर मेजर करना ज़रूरी है किसी भी अर्बन एरियाज में, किसी भी लेवल पर। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टारगेट सेट किए गए हैं वो PM के लिए हो गए हैं, ओजोन, NO2 और SO2, ये सारी चीज़ें आती हैं। पहली बार जो WHO के जो एयर क्वालिटी गाइडलाइंस आए थे वो 1987 में आए थे, और अभी जो लेटेस्ट ग्लोबल वर्जन जो अभी चल रहा है वो 2021 चल रहा है। यहीं पर आपको एक चीज़ और बता दूं, हमारे अपने भारत का क्या है। हमारे अपने भारत का नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क है जो लाया गया है, अपनाया गया है। ये पूरी तरह से कोशिश करता है एक तरह से इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरह से, यानी सूचना देता है। और डेफिनेटली अगर हमें सूचना पता चल जाए तो पता चलेगा नागलबल के लेवल पे पोल्यूशन लेवल क्या है। ये ज़रूरी थोड़ी ना किसी अनहोनी होने के बाद भी चीज़ें पता चले, पहले से इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। और उसके आधार पर ये हमें हेल्प करता है डिसीजन लेने पे। किसको? हमें, मतलब सरकार को, किस जगह पे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर वगैरह को भी, है ना, ये एक तरह के काफ़ी स्टार्टअप और प्राइवेट सेक्टर को भी एड्रेस करता है कि एयर पोल्यूशन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया में, ठीक है, उनको भी पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है, जो कि उनका पार्टिसिपेशन, क्योंकि आपको बताऊं प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के पास टेक्नोलॉजी फिर भी अच्छी है, यहाँ तक कि साइबर सिक्योरिटी हर जगह पे सरकार कहती भी है प्राइवेट सिक्योरिटी से, प्राइवेट कंपनी, भाई तुम भी जरा देश के बारे में सोचो ना। जब देश के एरोप्लेन बिकने लगता है तो टाटा जाके खरीद लेता है, और जब देश के पैसा आ जाता है तो कहता है टाटा से कि हमें दे दो। यही है हम भारतवासी, ठीक है ना। चलिएगा, तो थैंक्स की टाटा है वो जो देश के बारे में सोचता है। यही पर कुछ चीज़ें और आपको बता दूं, इसको डेवलप किसने किया है। जो नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क है भारत का, इसको विकसित किसने किया, किसने बनाया। तो यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की बात होती है, बेंगलुरु द्वारा इसे बनाया गया है। वहाँ पे एक उसके सपोर्ट में जो है इसका एक ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र होता है, ठीक है, जो उसके बेसिस पर ये इस इंस्टीट्यूशन के थ्रू सारा का सारा ये फ्रेमवर्क जो होता है वो आता है। यहाँ पर पूरा का पूरा एक इंक्लूसिव गाइडलाइंस होती है, जहाँ पर एयर क्वालिटी डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है और उसके सारे के सारे इम्पैक्ट को मेज़र किया जाता है। इसमें पूरे के पूरे स्टडीज़ को जो मेज़र करते हैं वो 5 मॉड्यूल्स में करते हैं, जिनमें 5 अलग अलग चीज़ें आती हैं। किस तरह के एमिशंस इन्वेंट्रीज हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से किन किन सोर्सेज से एमिशंस आ रहे हैं, एयर सेट कितना है, तीसरा मिटिगेशंस क्या हो रहे हैं, चौथा इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ क्या जा रहा है, और पाँचवा एग्रीकल्चर में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं जिनसे इस तरह की एयर पॉल्यूशन और चीज़ें आ रही हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम लिए चलते हैं जिसका नाम है अर्थ गंगा। अर्थ गंगा फिलहाल नमामि गंगे कार्यक्रम, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर एक अर्थ गंगा के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। अर्थ गंगा और पॉल्यूशन के चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली ये टॉपिक पूरी तरह से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से ही जुड़ा हुआ है। क्या होता है, बहुत सारे ऐसे नए इनिशिएटिव्स हैं जो लाए जाते हैं।
ओके, उन्हीं में से एक इनिशिएटिव में से हमारा एक अर्थ गंगा भी होता है, और इसके पीछे पूरी तरह से जो सिस्टम काम करता है वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है जो काम करता है। यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, फिलहाल जो महोत्सव है वो है यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव। कैंपेन यहाँ हो रहा है, इवेंट हो रहा है यमुना का पर आज़ादी का अमृत महोत्सव, और बात हो रही है अर्थ गंगा की, जो वैसे भी गंगा के साथ हम सब इमोशनल हैं, क्योंकि हमारे देश का एक नेशनल रिवर आप बोल सकते हैं। गंगा काफ़ी पूजनीय भी है अगर हम हिंदू रिलीजन में जाकर बात करें तो। इवन अगर अर्थ गंगा की बात करें तो उसका जो सिद्धांत है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का दिया हुआ है। और ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है 2019, जो आप सब जानते हैं कानपुर में जो है वो गंगा वहाँ से होकर निकलती है, वहाँ पे एक नेशनल गंगा काउंसिल मीटिंग जो थी, वहीं पर इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को लाया गया है। देखो, यहाँ पे कोशिश ये करनी है अर्थ गंगा को लेकर कि जो वहाँ के लोग हैं, जो इन जगहों पे रह रहे हैं इन जगह पे, तो कहीं ना कहीं उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जैसे उनके लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को मिलना चाहिए वहाँ पर, और ख़ास तौर से उनका जो इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है, उसको लेकर यहाँ पे बात हो रही है। ये सारी चीज़ें जो है डेफिनेटली वो नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। नमामि गंगे कार्यक्रम पे हम लोगों ने पीछे बात किया हुआ है, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा अपडेट रखेंगे। यहाँ मैंने आपको सारे के सारे जो वर्टिकल्स हैं अर्थ गंगा के लेकर, इस पर भी मैंने आपको पीछे के डिस्कशन में बात की हुई है, जहाँ पर कोशिश करनी है कि इंस्टीट्यूशनल एक बिल्डिंग तैयार होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जो लोकल कैपेसिटीज़ वगैरह हैं उस एरियाज़ में वहाँ किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, इस तरह के प्रॉपर तरीके अपनाने चाहिए। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, यानी कहने का मतलब है बिल्कुल भी केमिकल का यूज़ नहीं करना। किस तरह के केमिकल अगर गंगा के पानी में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसको नुकसान पहुँचाते हैं। मॉनिटाइजेशन एंड रीयूज़ ऑफ द स्टेज एंड वेस्ट वाटर, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो वेस्ट वाटर वगैरह होते हैं, जो इरीगेशन इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो रेवेन्यू जनरेटेड इंडस्ट्रीज़ होते हैं, उस तरह की चीज़ों को भी वहाँ पे सस्टेनेबल बनाना होगा। इसके अलावा लिवलीहुड जनरेशन अपॉर्चुनिटी, जो मैंने भी आपसे बात किया ही है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ आय का ऐसा साधन भी होना चाहिए गंगा। मतलब ये सारी चीज़ें जो इंटीग्रेट करके अगर हम बात करेंगे तब जाके अर्थ गंगा को काफ़ी हद तक सफल बना पाएंगे। और साथ साथ अगर बात करें तो पब्लिक पार्टिसिपेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्लस अगर गंगा और उसके अगल बगल के क्षेत्रों को हम कोई कल्चरल और हेरिटेज टूरिज्म की तरह भी अगर लाते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गंगा के रिवर को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं इस पूरे के पूरे जो अर्थ गंगा है इसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पूरी कोशिश करनी है कि लगभग जो गंगा बेसिन है वो एटलीस्ट टू कंट्रीब्यूट अबाउट 3% ऑफ द GDP, ठीक है, लगभग 3% ऑफ GDP अगर देखा जाए तो हम गंगा से मेंटेन कर सकते हैं। काफ़ी सोचने की बात है। यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ, ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में लगभग 1000 करोड़ रुपए अगले 5 सालों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो गंगा जो होगा उसके अगल बगल के क्षेत्र होंगे, गंगा का पानी, ये कुल मिला जुला कर कहीं ना कहीं वहाँ के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है। तो ये काफ़ी अलग चीज़ है जो गंगा के केस में आपको सुनने को मिलता है। अब यहीं पर एक बात और बताता हूँ, गंगा के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए आप डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी जो है वो काम करेगी। डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी जो होगी इसको पूरी तरह से जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत ही इस तरह की चीज़ें लाई गई हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर एक्चुअल में जो है वो एक मॉनिटरिंग सिस्टम लाया गया है, और उस मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए एक कमेटी काम करेगी जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी। डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी जो होगा ये पूरी तरह से कोशिश करेगा कि जिन शहरों से गंगा का पानी अगर गुजर रहा है तो वहाँ पर लोगों के पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा ये प्रेरित करेगा, जिससे वहाँ के जो एरियाज़ हैं, जो गंगा और उनके ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उनको पोल्यूशन फ्री करने के लिए, उनको प्रॉपर मैनेज करने के लिए यह डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी जो होगी वो कार्य करेगा। अगला आपको लिए चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी किस तरीके से काम करेगा, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो पहला तो ये है कि पूरी तरह से नमामि गंगे प्रोजेक्ट को ये सफल बनाने की कोशिश करेगा, उसके बेसिस पे काम करेगा। दूसरा, जो ड्रेनेज वगैरह और सीवेज वगैरह का सिस्टम है उसको पूरी तरह से मॉनिटर करेगा, देख रेख करेगा, रख रखाव करेगा। यहाँ पर लोगों को काफ़ी हद तक मतलब एक तरह से है कि प्रेरित करेगा, जिसे गंगा को फिर से रिजुविनेट करने की कोशिश की जाए। साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात करें, जैसे आप सब IAS वगैरह बनने जा रहे हैं, तो यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होंगे वो भी बता दूँ आपको, जो DGC है, DGC के आप चेयरमैन होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप DGC के, यानी डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी का चेयरमैन जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट का जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। अब यही बात आपको बताऊँ, वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर को संरक्षित करने के लिए एक स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक 2022 जो एक एनुअल एक वीक है, एक सेलिब्रेशन है, एक मीटिंग है, जनरली ये एक एनुअल इवेंट होता है जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा कराया गया है, जहाँ पर पूरी कोशिश है कि ग्लोबल लेवल पर जो वाटर के इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर जो वाटर के इश्यूज़ होते हैं उनको कंजर्व करने के लिए
यहाँ पर डिस्कशंस हुए हैं, ठीक है। और आगे आपको लिए चलते हैं। ये सीवी है क्या, SIWI क्या है जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। SIWI जिसने स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक 2022 को जो एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, ये है क्या? फिलहाल एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है जो पूरी तरह से कोशिश करता है वाटर गवर्नेंस के लिए, यानी पूरी दुनिया में पूरी तरह से वाटर के कंजर्वेशन पे काम किया जाए, वाटर के जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए। पानी के अंदर अगर किसी तरह की कोई सैनिटेशन इस तरह की चीज़ें हो रही है, उनसे वहाँ को बचाया जाए, रिसाइकिल किया जाए, यानी पानी के शुद्धिकरण की बात की जा रही है, ठीक है। सो सीवी के बारे में अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब बात ये होती है अर्थ गंगा के अंदर कौन कौन से नए इनिशिएटिव्स आते हैं। अर्थ गंगा के अंदर कौन कौन से टोटल नए इनिशिएटिव था। पहला एक तो जलज करके आया है। जलज जो है वो 26 ऐसे लोकेशंस के लिए लॉन्च किया गया जहाँ पर डेफिनेटली गंगा जो है मेनली वहाँ से होकर गुजरती है। कोशिश क्या करना है कि वहाँ पर उसके अगल बगल जो स्मॉल सोप्स या फ्लोटिंग मोबाइल सेंटर्स जो होते हैं, ठीक है, जहाँ से चीज़ें तैयार कर इस गंगा के पानी में आती हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। साथ ही साथ इसके अगल बगल के एरियाज़ में जो लिवलीहुड है, जो जीविकोपार्जन है, उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ठीक है। इसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हुई है जो नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा और सहाकर भारती के बीच हुआ है, जहाँ पर जनरली 75 गाँव को लिया गया है 5 राज्यों में। क्यों लिया गया है? क्योंकि ये ऐसे गाँव है जो कि गंगा गाँव है। गंगा ग्राम के कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे का लेक्चर में भी बताया भी है, पीछे भी डिस्कशन से बताया है कि जिन जगहों से गंगा होकर गुजरती है, उनके अगल बगल को जो गाँव के क्षेत्र होते हैं, उनको हम गंगा ग्राम के नाम से जानते हैं। तो उन्हीं क्षेत्रों में को काफ़ी हद तक फोकस अगर किया जाएगा तो वहीं के सैनिटेशन, वहीं के जो फीकल वे सब चीज़ें जो होती हैं, वहीं पे यूज़ किया जाने वाला जो केमिकल पेस्टिसाइड है वो कहाँ जाता है, ये सब होते होते कहाँ पहुँचे? गंगा के रिवर में। तो अगर हम इन जगहों को पूरी तरह से मैनेज कर दें, ठीक है, इन जगहों को अगर हम पूरी तरह से मैनेज कर दें तो काफ़ी हद तक हम क्या कर सकते हैं, गंगा के वाटर को काफ़ी हद तक क्लीन रख सकते हैं। टूरिज़्म वगैरह को भी कहा जा रहा है, टूरिज़्म रिलेटेड पोर्टल IM अवतार करके चीज़ें लाई गई हैं, जहाँ पर डेफिनेटली जब टूरिज़्म वगैरह को प्रमोट किया जाएगा तो वहाँ पर उस एरिया को काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा भी बना के रखेंगे, तो ये भी कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से एक फ़ायदा हो सकता है। अगला कॉन्सेप्ट आपको लिए चलते हैं लाइट पोल्यूशन की तरफ। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि रात में जो घरों के अंदर लाइट जलती है वो भी एक पोल्यूशन हो सकता है। रात में घरों के अंदर, इसके अलावा मैं आपको ये भी बोलूँगा, रात में अगर आप कहीं किसी एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं शहरों में, तो उसकी जो चकाचौंध जो लाइट्स होती हैं, जो हैवी LED लाइट्स होते हैं, सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं एक पोल्यूशन है। इसमें बहुत सारे जानवर, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे इवन जो चीज़ें हैं जिनको रात्रि की ज़रूरत होती है, आप कह लें जिसे हम नॉक्टर्नल कहते हैं, रात्रिचर, उन सब के लिए नुकसान हो सकता है। उसे भी एक पोल्यूशन माना गया जिसे हम लाइट पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। क्या है लाइट पोल्यूशन? यहाँ देखिएगा, असल में 2022 का इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक कंडक्ट हुआ था। वहाँ पर इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक में एक एनुअल इवेंट था जिसके अंतर्गत, फिलहाल ये एक एनुअल इवेंट था जिसके अंतर्गत जिसको जो इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन ने पूरा ऑर्गेनाइज किया था। इसकी पूरी ये कोशिश की यहाँ पर लोगों को जागरूक करना था एग्जैक्टली जो लाइट पोल्यूशन होता है उसके निगेटिव इम्पैक्ट से, जो लाइट पोल्यूशन होते हैं उसके निगेटिव इम्पैक्ट से हम लोगों को जागरूक करना था। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाइट पोल्यूशन मैंने अभी आपको बोला, जो रात में होने वाले जो लाइट्स वगैरह होते हैं ना, उनके पोल्यूशन है। कई बार आपने सुना होगा बर्ड्स वगैरह होती हैं रात में, ठीक है, वो जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होती हैं वो जाके भिड़ जाती हैं कहाँ, किसी दीवारों से या किसी बिल्डिंग से, उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो इसके अंदर आती हैं। लाइट पोल्यूशन का फोटो भी कह सकते हैं, क्योंकि फोटो का मतलब लाइट से ही होता है। तो फोटो पोल्यूशन क्या होता है, साफ से बता दूं, एक्सेसिव मिसडायरेक्टेड ऑब्स्ट्रक्टिव आर्टिफिशियल यूजली आउटडोर लाइट जो होते हैं, ये होते हैं लाइट पोल्यूशन के कॉजेस। कभी बोला ना मैंने आपको, एक एक्सेसिव लाइट्स का यूज़ करना, मिसडायरेक्ट का मतलब जिधर की तरफ लाइट होनी चाहिए उसके अलावा और भी जगहों पे आप लाइट कर रहे हैं, जहाँ कोई बर्ड रहता है मान लीजिए उसके वृक्ष की तरफ कर रहे हैं, काफ़ी हद तक ये उसका जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो भी डिस्टर्ब करता है। ओके, ये सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पर देखिए आपको कुछ समझाने की कोशिश की गई है कि ये सिर्फ पक्षियों को ही नहीं, इसके अलावा जो आम जनता होती है उसको भी लाइट पोल्यूशन जो होते हैं वो इफेक्ट डालती है। किस तरीके से डालती है थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे नॉक्टर्नल, डायर्नल दोनों तरह के एनिमल्स हैं, बर्ड्स वगैरह हैं। यहाँ लाइट इंड्यूस द कॉलिजन, तो मैंने भी बोला कि लाइट वगैरह की वजह से जो कन्फ्यूजन्स होते हैं, लाखों लाखों जो पक्षियाँ होती हैं वो बिल्डिंग वगैरह से कॉलिजन कर जाती हैं, भिड़कर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से डिसओरिएंटेशन ड्यूरिंग लाइट, उनकी रात में वो भ्रमित हो जाते हैं, उनके रास्ते, उनकी चीज़ें मतलब बदल जाती हैं। इस तरह की चीज़ें भी देखी जाती हैं, जिससे वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कहीं किसी जगह जा रहे होते हैं,
किसी जगह लीथल कोलिजन हो जाता है, थक के मर जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बर्ड्स के बारे में। तो डिसओरिएंटेशन ड्यूरिंग फ्लाइट ये भी एक केसेस है। डिसरप्शन ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स, यानी जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन रिदम भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग की बॉडी में क्या होता है, आपको बताऊँ, डे नाइट के हिसाब से, डे नाइट कब होता है, अर्थ के रोटेशन के हिसाब से दिन और रात होते हैं। तो अर्थ के रोटेशन के हिसाब से या डे नाइट के हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर जो जीन्स होते हैं वो अलग अलग तरह के हार्मोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। रात में हम सबकी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक हार्मोन होता है जिसका 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 नाम होता है मेलेटोनिन। उसका लेवल बढ़ जाता है और मेलेटोनिन बढ़ जाने से हमें क्या होता है, नींद आने लगती है और हम लेजी हो जाते हैं और सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको बोलूं, अगर इस तरह की लाइट, इस तरह की चीज़ें आपके अगल बगल रहेंगी तो मेलेटोनिन का निर्माण कम होगा, जिससे आपको स्लीप डिसऑर्डर हो जाएगा, डायबिटीज़ वगैरह अदर प्रॉब्लम। इसलिए सोना वगैरह काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे बीपी, शुगर, इस तरह की बीमारियां भी देखी जाती हैं। वहीं पर आपको बताऊं कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम नॉट ओनली आई एम टेलिंग फॉर ह्यूमन बीइंग, इवन पक्षी, एनिमल और प्लांट्स, सब के सब इससे प्रभावित होते हैं, सब के सब इससे प्रभावित होते हैं। अगर हम लाइट पॉल्यूशन से कंपोनेंट देखें, कई तरह के होते हैं, ग्लेयर होता है, स्काई ग्लो होता है, लाइट रिपस होता है, क्लटर्स होते हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं लाइट पॉल्यूशन के कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या होते हैं? ग्लेयर क्या होता है, जब एक्सेसिव जो ब्राइटनेस होती है ना, जो विजुअल देखने में आपको डिस्कम्फर्ट करती है, उसको हम ग्लेयर कहते हैं। स्काई ग्लो क्या होता है, जो ब्राइटनिंग ऑफ द नाइट स्काई जो होता है, ठीक है, उसके लिए एक टर्म आता है स्काई ग्लो, है ना। तीसरा लाइट रिपस कैसे कहते हैं, लाइट फॉलिंग वेयर इट इज नॉट इंटेंडेड और नीडेड, ठीक है। तो जहाँ पर लाइट आ रही है, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर उस तरह की लाइट आ रही है, उसको लाइट ट्रेसपास कहते हैं। क्लटर क्या होता है, ब्राइट, कंफ्यूजिंग, एक्सेसिव ग्रुपिंग्स ऑफ लाइट सोर्सेज जो होते हैं उसको क्लटर्स कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी लाइट्स का ग्रुप एक साथ आकर कहीं अगर अटैक करता है तो वो क्लटर कहलाता है, उस तरह समूह को। अब आपको यही बताता हूँ कुछ टैकल लाइट पॉल्यूशन के तरीके भी। अगर पॉल्यूशन को अगर टैकल करना है तो आपको क्या करना होगा लाइट पॉल्यूशन के लिए, एलईडी की जो टेक्नोलॉजी है ना वो ज़्यादातर यूज़ करनी होगी, खासतौर से ग्रीन एनर्जी की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को यूज़ करनी होगी। ग्रीन एनर्जी का मतलब होता है जो कहीं पे नॉक्टर्नल एलिमेंट्स के लिए, उनके लिए खतरनाक नहीं होते। एक लाइट्स की जो प्रॉपर बीम्स होनी चाहिए, एक लाइट्स का जो प्रॉपर कलर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें लेकर इसको पॉल्यूशन को टैकल करने की बात हो रही है। एल्यूमिनेटिंग जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, आप किसी भी एड्स वगैरह को देखते हैं, मैंने भी क्या बोला था, किसी शहर में आप किसी मेट्रो स्टेशन, मेट्रो सिटीज़ में जाइए, कहीं जाइए, इतनी सारी चकाचौंध की जो दुनिया होती है रात में, ठीक है, जो आपको रात को भी दिन बनाती है, ठीक है, इस तरह के ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को थोड़ा बचाना होगा आपको। अब आपको लिए चलते हैं बैन ऑन सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक। न्यूज़ में रहा है और आपको मैंने पहले भी बताया है पीछे के डिस्कशंस में कि इसके लिए हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनको 2018 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी दिया गया था, जिसे यूएनईपी द्वारा दिया जाता है। आगे लिए चलते हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के अंतर्गत 1 जुलाई 2022 से पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। फाइन, सिंगल यूज़ प्लास्टिक वही होते हैं जिनकी रिसाइकलिंग नहीं की जा सकती है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो होते हैं वो एक्चुअल में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 के अंतर्गत इन चीज़ों को लाया गया था। फाइन, इसके रूल्स के अंतर्गत लाया गया था। यहाँ पर बोला गया था कि जो लो यूटिलिटी वाली चीज़ें हैं या हाई लिटरिंग पोटेंशियल है ना, जो हमारे यहाँ पे हैं, जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं जो यूज़ में नहीं लाई जा रही हैं, उन चीज़ों को इकट्ठा किया जाए, ठीक है, उनको एकत्र किया जाए, उनको फिर डिस्पोज किया जाए, कुछ तरह इस तरह की चीज़ें। इन तरह की चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग, इनका इम्पोर्ट, इसको इकट्ठा करना, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल करना, ये सारी चीज़ें बैन कर दी गई हैं। प्लास्टिक अगर कोई है तो वो है कंपोस्टेबल प्लास्टिक, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। कंपोस्टेबल प्लास्टिक क्या होता है, जिस पर मैं आपको अभी चर्चा करता हूँ। कंपोस्टेबल प्लास्टिक वो होते हैं जो कि जैसे बायो प्लास्टिक कह लीजिए या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बोल लीजिए, ठीक है। और ये भी बोला कि अगर आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करते हुए पाए गए तो ध्यान रखिएगा, इस एक्ट के अंतर्गत आपको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत आपको 5 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग जितने भी लोग कर रहे हैं थोड़े अलर्ट हो जाए। कंपोस्टेबल प्लास्टिक क्या होता है? देखो, कंपोस्टेबल प्लास्टिक वही होता है जो ऐसी चीज़ों से बनते हैं जो कि रिनेबल होते हैं। रिनेबल कहने का मतलब है जो डिकम्पोज हो जाते हैं या जिन्हें हम रिसाइकिल करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। जनरली इस भाषा में अगर हम देखें इन चीज़ों में, तो बायो प्लास्टिक पर जो चर्चा मैंने पीछे साइंस एंड टेक की क्लास में किया हुआ है वो इसके अंदर आ जाते हैं। ओके, बायो प्लास्टिक में जैसे आपने सुना होगा PHA, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कानोइड, पॉलीलैक्टिक एसिड, ये सारे के सारे जो प्लास्टिक है ना, ये सारे के सारे बायो प्लास्टिक हैं। और ये सब किसी प्लांट मटेरियल से बनाए जाते हैं, किसी न किसी बैक्टीरिया वगैरह की मदद दिए जाते हैं। प्लांट मटेरियल का मतलब सीधा हो गया, ये क्या है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स है। ये क्या है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल है। प्लांट वगैरह को हमने किसके अंदर रखा है, रिनेबल मटेरियल के अंदर रखा है। ये चीज़ें जो होती हैं, जब बायो प्लास्टिक इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, इसमें कॉर्न, पोटैटो, टैपियोका, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सड़ रही होती हैं। मैंने ये नहीं बोला खाने वाले आलू से आप प्लास्टिक बनाए, मैंने बोला सड़ने वाले आलू से आप प्लास्टिक बनाए, ठीक है। उन चीज़ों को, ये नॉन टॉक्सिक होते हैं और ये आसानी से डिकम्पोज भी हो जाते हैं,
ठीक है, तो ये नुकसान नहीं करते हैं, कहने का अंदर ये नुकसान नहीं करते हैं। प्लास्टिक के अगर हम आइटम्स को देखें, अगर हम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के अमेंडमेंट रूल्स 2016 की बात करें तो यहाँ पर कई चीज़ें हैं। जैसे बोला गया कि प्लास्टिक स्टिकर्स जो होते हैं उसको बंद करो, प्लास्टिक स्टिक्स जो होते हैं, सॉरी प्लास्टिक स्टिक्स जो होते हैं उनको बंद करो, पैकिंग रैकिंग जो फिल्म जो प्लास्टिक मेड मटेरियल होते हैं उनको बंद करो, कटलेरी आइटम्स में प्लास्टिक का उपयोग खत्म करो। अदर आइटम जैसे पीवीसी बैनर वगैरह होते हैं, आपने होर्डिंग्स वगैरह देखी हो कि वहाँ पर 100 माइक्रॉन से है ना लेस देन साइज की बैनर्स और चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्टिकर्स, पॉलिस्ट्रीन, थर्माकोल, इस तरह की चीज़ें डेकोरेशन में नहीं करनी है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल अमेंडमेंट रूल 2021 क्या कहता है? क्या कह रहा है? फिलहाल ये इसी रूल के अंतर्गत 2022 से हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरी तरह से फेज आउट कर लिया है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक अगर डिफाइन किया जाए तो क्या होता है आपको पता है? ऐसा प्लास्टिक जिसको पुनः फिर से रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। ओके, जिनको सिर्फ और सिर्फ डिस्पोज ही कर सकते, डिस्पोज भी करेंगे तो भी उन जगह के लिए खतरनाक होते हैं। और एक बात और बता दूँ, यहाँ पर अलग अलग समय में प्लास्टिक की थिकनेस भी बदली गई है। एक प्लास्टिक जो है वो 50 माइक्रॉन से जो थिकनेस की होती है 75 माइक्रॉन कर दिया गया 30 सितंबर 2021 में। इसी को बढ़ाकर 120 माइक्रॉन कर दिया गया दिसंबर 2022 तक। देखो, प्लास्टिक की थिकनेस ज़्यादा होगी, उसको कलेक्ट करवाना उतना ही ज़्यादा आसान होगा। प्लास्टिक पोल्यूशन में ये चीज़ें बोली जाती है कि जब हम प्लास्टिक तो बनाते हैं लेकिन जब उसे कलेक्ट करते हैं तो 30% प्लास्टिक कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर चले जाए, पौधों के अंदर चले जाए, इकोसिस्टम में कहीं किसी इकोलॉजी के अंदर, किसी पूरे फूड चेन के द्वारा किसी और जीव के अंदर चले जाए, तो ये चीज़ें मिलती नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि प्लास्टिक की थिकनेस है, क्योंकि इतने छोटे छोटे प्लास्टिक थे, महीन प्लास्टिक छोटे छोटे, जो पता नहीं चलते कहाँ जाकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कहाँ खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर थिकनेस भी बढ़ाई गई जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कुछ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के जो अमेंडमेंट रूल 2021 है वहाँ पर ये बोला गया जो सैकेट्स होते हैं कंप्लीट बैन कर दिए गए। जैसे आप पार्ले जी वगैरह देखे या मैगी वगैरह के जो रैपर्स आप पहले थोड़े प्लास्टिक सैकेट्स देखते थे, इस तरह की चीज़ों को जैसे गुटखा, टोबैको, पान मसाला के रैपर्स देखते थे, इनको बैन किया गया पूरी तरीके से। यहीं पर एक चीज़ आती है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइन। देखो होता क्या है, एक तरह से इसको लीगली लेना होगा हर किसी को और समझना होगा। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, कोई कंपनियां हैं, कुछ भी हैं, उनको उन चीज़ों को कलेक्ट करना होगा, उनको मैनेज करना होगा ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना रहे। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी ब्रांड वाले हैं, जो इस तरह के ब्रांड इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो सर आप ये कहना चाहते हैं इस तरह के प्लास्टिक जो है जो जल्दी रिसाइकिल नहीं हो सकते, इस तरह की चीज़ें, इनको इन कंपनियों को फिर से इकट्ठा करना होगा, उनको मैनेज करना होगा। डेफिनेटली तो ये चीज़ें उनको काफ़ी समझ में आ जाएंगी कि इस तरह की चीज़ें अगर हम यूज़ ला रहे हैं, जनता को दे रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों को वहाँ से कलेक्ट करके अपने पास रख लाना भी पड़ेगा। यहाँ पर कुछ फैक्चुअल डेटाज हैं जो स्टेट वाइज कुछ बताने की कोशिश की गई है कि प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूशन में सबसे आगे अगर कोई राष्ट्र है, कोई अगर स्टेट है भारत में, तो महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात। यहीं पर आपको बता दूं कि ये पूरी की पूरी चीज़ें जो है वो सीपीसीबी द्वारा ही डेटा दिया गया, उसके आधार पर ही महाराष्ट्र, मुंबई एक ऐसा शहर है जो भारत में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन करता है। कुछ और भी फाइंडिंग्स हैं। भारत अगर ओवरऑल दुनिया में बात करें तो 5वें नंबर पर आता है प्लास्टिक वेस्ट में। लगभग ऐसा माना गया हर साल 2020 में एक डेटा आया था 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक भारत से उत्पन्न हुआ है। और अगर बोलें तो भारत में 10 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहाँ से पूरे भारत का 83% आता है। यानी भारत में 25 से अधिक जो स्टेट्स हैं, ओके, 30 प्लस जो स्टेट्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बहुत कम है। यानी 10 स्टेट्स ही पूरा 83% पोल्यूशन कर जाते हैं। इंडिया का जो प्लास्टिक पोल्यूशन जनरेशन अगर देखा जाए तो फिजिकल ईयर 2016 से 20 यानी 4 से 4.5 साल के गैप के बीच में ही डबल हो गया। इस रेट से लोगों ने प्लास्टिक का उपयोग किया है। पुनीत सागर अभियान जो है, यहाँ पर यूएनईपी के द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो एनसीसी के साथ किया गया। और पूरा इशू यही है कि जो प्लास्टिक पोल्यूशन है, ठीक है, वो पुनीत सागर अभियान और टाइड टर्नर प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम के अंतर्गत लाकर, ठीक है, लोगों को लोकल स्तर पर ले जाकर उनको अवेयरनेस फैलाया जाए, जिससे लोगों को इसकी समझ विकसित हो सके कि प्लास्टिक कितना खतरनाक है। ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक पॉलिसी सिनेरियो 2060 लाया गया, जहाँ बताया गया है कि किस हिसाब से प्लास्टिक का क्या होने वाला है इंटरनेशनल लेवल पर। जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे के रिपोर्ट्स के पर बात करेंगे। 2060 का पॉलिसी सिनेरियो क्या कहता है। ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक पॉलिसी सिनेरियो 2060 का रिपोर्ट ये कहता है कि भाई देखो ऐसा है। फिर इसको जो लेकर आया है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा ये पूरा आउटलुक लाया गया। और ये क्या बोला है, क्या प्रोजेक्ट करता है 2060 के लिए। ये कहता है 2016 तक जो प्लास्टिक और प्लास्टिक वेस्ट होते हैं लगभग पूरी दुनिया में
ट्रिपल हो जाएंगे, इस लेवल तक बढ़ चुके होंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो लार्जेस्ट इंक्रीज जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो एमर्जिंग इकोनॉमी वाले जो कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे इकोनॉमी भी आगे ग्रो करनी बाकी है, सब सहारन अफ्रीका नेशन, यहाँ पर इनका प्रयोग सबसे ज़्यादा होगा। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि काफ़ी हद तक जो 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 लाइफ साइकिल वगैरह या कह लीजिए जो हमारे नेचर को डिस्टर्ब करने वाला है, लग वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ओजोन फॉर्मेशन, एसिडिफिकेशन, ह्यूमन टॉक्सिसिटी, ये सब भी काफ़ी हद तक बढ़ने वाले, क्योंकि प्लास्टिक ही कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। आपको लिए चलते हैं एक और टॉपिक की तरफ जो कि आपके अपडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। क्या कहता है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल? सुनेगा। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल को नोटिफाई किया गया। सारा का सारा नियम कानून जो कि जिस एक्ट के अंदर आता है उसका नाम है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्या कहता है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल? किस तरीके से ये ई वेस्ट को डिफाइन करता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिफाइन करता है। ये कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, चाहे वो पूरा हो या उसका कोई पार्ट हो, है ना, उसको उसको उसके वेस्ट को जिसको हम देखो होल आर इन पार्ट डिस्कार्डेड एज वेस्ट एंड रिजेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, रिफर्समेंट एंड रिपेयर प्रोसेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जिसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब इस तरह की चीज़ों को उनकी मैन्युफैक्चरिंग, रिफ्रेशमेंट और रिपेयरिंग प्रोसेस के लिए ये सारी चीज़ें ई वेस्ट के अंदर आती हैं। इनका कवरेज अगर हम देखा जाए तो क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे, एवरी मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफर्सबर, डिस्मेंटलर, रिसाइकलर इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ई वेस्ट विद सर्टेन एक्सेप्शंस, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर जरूरी है सीपीसीबी के अंदर, यानी कहने का मतलब अगर कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह इस तरह की चीज़ें बना रहा है या कुछ कर रहा है तो उसको सीपीसीबी से रजिस्ट्रेशन उसका होना ज़रूरी है, जो कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ई वेस्ट के अंदर नहीं रखी गई हैं। जो ऐसी कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं जिसको ई वेस्ट के अंदर नहीं रखा गया, जिसके लिए अलग ही रूल है, जैसे जो वेस्ट बैटरीज होते हैं उनको बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 के अंदर रखा गया। पैकेजिंग प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंदर रखा गया। माइक्रो एंटरप्राइजेज होते हैं, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंदर रखा गया। जो रेडियोएक्टिव वेस्ट होते हैं उसे एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंदर रखा गया। यही पर आपको बता दूं कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। अब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है? देखिए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप ले रहे हैं उसकी रिसाइकलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप कोई मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं या लैपटॉप लेने जाते हैं तो वो आपको ऑफ़र देते हैं। ऑफ़र क्या देते हैं कि भाई पुराने लैपटॉप ले और 20% छोड़ दो। असल में क्या करते हैं, उन्हीं चीज़ों के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उन चीज़ों को फिर से आगे के प्रोडक्ट में यूज़ करना चाहते हैं, जिससे क्या होगा कि वो उसी की रिसाइकिल कर लेते हैं, पुनः उनको यूज़ में ले आते हैं, उनको बाहर फेंकने से और ऊपर से पोल्यूशन होने से बचाते हैं और साथ साथ कास्ट भी मिनिमाइज हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली कनेक्ट होती है। सीपीसीबी क्या करता है? रैंडम सैम्पलिंग भी करता है, ये उसकी जिम्मेदारी है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। रैंडम किसी कंपनी के सैंपल को लेगा, उसके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको मार्केट से लेने के बाद उसको मॉनिटर करेगा। मॉनिटर करने का मतलब ये होता है उसके सैंपल्स को चेक करना। ठीक है, साथ ही मैं बता दूं, इम्पोजिशन एंड कलेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल कंपनसेशंस भी लगाता है सीपीसीबी। अगर मान लीजिए कोई इस तरह की चीज़ें बना रहा है जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, इस तरह की गलत काम कर रहा है, ठीक है, तो सीपीसीबी उस पर फाइन भी लगाता है, उससे फाइन लेता है। अगर हम ई वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो फिलहाल पीछे से बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। 1989 के पहले से इन चीज़ों पे बात होनी शुरू हो जाती है। 2018 तक ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 अमेंड कर दिया जाता है। ठीक है, फिलहाल इनको एक बार आप सिर्फ ऊपर से पढ़ लेना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। ई वेस्ट जनरेशन का अगर हम स्टेटस देखें भारत में तो क्या कहता है? भारत कहता है कि भाई देखो, भारत का तीसरा लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर है भारत पूरी दुनिया में, चाइना और यूएस के बाद नंबर 1। सेकंड कहता है लगभग 4 मिलियन मैट्रिक टन ई वेस्ट जो होता है वो भारत प्रोड्यूस करता है लगभग हर साल, और 2050 तक ऐसा कहते हैं 40 गुना भारत में इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होंगे वो जनरेट हो रहे होंगे। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भारत में आ रहा है वो कंप्यूटर सिस्टम से आ रहा है, कंप्यूटर के डिवाइसेस से आ रहा है, लगभग 70%। ओके, 1.5% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेटेड इन इज रिसाइकिल थ्रू इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस। ठीक है, सोचिए सिर्फ और सिर्फ 1.5% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की हम रिसाइकलिंग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो डिस्मेंटल रिसाइकेबल ई वेस्ट को करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें बिगर कैपेसिटी है, उनको करना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हरियाणा जैसे राष्ट्र। ये पूरे के पूरे जो लेक्चर्स है ना, इस बार आपको ये दिख रहा होगा, इस पूरे के पूरे लेक्चर पे फैक्चुअल डेटाज बहुत है। तो फैक्चुअल डेटाज के लिए मैंने आपको पीछे बोला है, 1-2 वीडियोज़ में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो उसको मैंने बोला है कि 2-2, 3-3 बार वीडियो को फास्ट या स्लो मोड पर सुनिएगा। ठीक है, और इसको फिर PDF जो है वो सामने रख लीजिएगा, उसी के थ्रू जल्दी जल्दी रिविज़न कर लीजिएगा। लास्ट एक बात बता दूं जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है, EPR करके एक क्वेश्चन आपके पेपर के लिए आ सकता है। EPR
एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सीधी बात, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कोई प्रोड्यूसर किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का करता है वो पूरी तरह से उसकी रिसाइकलिंग को भी मैनेज करता है, यानी इस तरह के आइटम्स को लेने के बाद उसकी रिसाइकलिंग करता है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में मैनेजमेंट हो जाता है, इन्वायरमेंट को किसी तरह का नुकसान नहीं होता। ये चीज़ें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जानी जाती हैं। ये सारी के सारे डिस्कशंस थे जो मुझे इस वीडियोज़ में करने थे, मैंने कर दिए। आगे के वीडियोज़ में आपके साथ फिर मिलता रहूँगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ जाकर आप PDF को ले लें, बिल्कुल ना भूलें। ओके, लिखने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत सारे टाइम को बर्बाद करेंगे। ये फेसबुक पेज है या इंस्टाग्राम है, आप जहाँ भी जुड़ना चाहें मेरे साथ, आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं आपको उपलब्ध मिल जाऊँगा। इसके अलावा अगर आपके साथ इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा लगता है कि स्टैटिक या सब्जेक्ट को अभी सीखने की और ज़्यादा ज़रूरत है, अभी आपके नॉलेज में एनरिचमेंट और ज़्यादा चाहिए, तो आप पूर्वांचल IAS एप्लीकेशन में जाके कोर्स को ले सकते हैं। बगल आपको स्कैन बार कोड भी लिया हुआ है, आप सीधा बार कोड को स्कैन करके भी एप्लीकेशन तक पहुंच सकते हैं। और ये वो लोग किताबें हैं जो किताब का अपडेशन मैं हर साल करता रहता हूँ, तो इन किताबों को आप लगातार पढ़ते रहें, अपडेट करते रहें। बाकी अपना ख्याल रखिए दोस्त, अगले लेक्चर आपके साथ फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। और थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए, वीडियोस धीरे धीरे ऐसे ही आते रहेंगे और आप उससे लगातार फ़ायदा लेते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको बोला है, वहाँ ज़रूर रहिएगा, वहाँ से आपके PDF और इसके अलावा जो वीडियोज़ वगैरह के जो नोटिफिकेशंस होते हैं वहीं पर नए वीडियोज़ डाले जाते हैं। जय हिंद।